हम सब भारत की आज़ादी की कहानी जानते हैं, क्या शायद हमें ऐसा लगता है, क्योंकि उस जानी पहचानी कहानी के ठीक पीछे इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी है जिसे स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं और खून से लिखा गया था। ये शब्द सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस हकीकत का बयान है जिसे काला पानी कहा गया। एक ऐसी जगह, एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनते ही उस दौर के बड़े बड़े क्रांतिकारियों की भी रूह कांप जाती थी। तो चलिए आज उस सेल्यूलर जेल की दीवारों के पार चलते हैं और उन हजारों गुमनाम सेनानियों की कहानी को महसूस करते हैं, जिन्हें वहां सिर्फ कैद करने के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी, उनके शरीर और हाँ, उनकी आत्मा तक को तोड़ने के लिए भेजा गया था। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1896 में। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों के बढ़ते हौसले से बुरी तरह परेशान थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसी जेल बनाने का जो भारत की सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान के बिल्कुल सुनसान द्वीपों पर हो। मकसद एकदम साफ था, इन बागियों को एक ऐसी जगह भेजो जहां से ना कोई खबर आ सके, ना कोई उम्मीद। और 1906 तक ये निराशा का किला बनकर तैयार भी हो चुका था। पर ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं थी। इसकी बनावट, इसका पूरा का पूरा नक्शा असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। ये एक ऐसी वास्तुकला थी जिसे इंसानी दिमाग को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जरा सोचिए, 698 कोठरियां और हर कोठरी में सिर्फ और सिर्फ एक कैदी, अकेला। ये आंकड़ा ही इस जेल के भयानक पैमाने और इसके पीछे की सोच को बयां कर देता है। और यहीं से इसका नाम पड़ा सेलुलर जेल, यानी सेल्स वाली जेल। इसका डिजाइन ऐसा था कि हर कैदी पर हर पल नजर रखी जा सकती थी, लेकिन किसी भी कैदी को दूसरे कैदी से बात करने का जरा भी मौका नहीं मिलता था। कोई इंसानी संपर्क नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दीवारों से टकराती अपनी ही सांसों की गूंज और वो अकेलापन जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता था। इस जीते जी नर्क में भेजे गए कुछ नाम तो इतिहास में दर्ज हैं, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त। लेकिन इनके साथ साथ सैकड़ों, हजारों ऐसे भी सेनानी थे जिनके नाम और जिनका बलिदान वक्त की धूल में कहीं खो ही गए। तो आखिर कैसा था इन दीवारों के अंदर का जीवन? हर सुबह सूरज की किरण कोई उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि यातनाओं का एक और अंतहीन सिलसिला लेकर आती थी। मिसाल के तौर पर जब 1911 में वीर सावरकर को यहाँ लाया गया तो उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई। 50 साल! ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये किसी भी इंसान के मन से आजाद होने की हर उम्मीद को हमेशा के लिए मिटा देने की एक बहुत ही क्रूर साजिश थी। हर कैदी का दिन शुरू होता था कोल्हू से। जी हाँ, वही कोल्हू जिसमें बैल जोते जाते हैं। वहाँ इन पढ़े लिखे क्रांतिकारियों को जोत कर तेल निकलवाया जाता था। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर रोज किया जाने वाला एक हमला था। और ये सब एक सिस्टम के तहत होता था। पहले घंटों कोल्हू में पिसना, फिर अगर थक कर एक पल को सांस भी ली तो पीठ पर कोड़ों की बौछार, खाने के नाम पर कीड़े पड़ा हुआ चावल और गंदा पानी, और पैरों में हर वक्त बंधी वो भारी बेड़ियां जो चलने फिरने तो क्या, ठीक से सोने तक नहीं देती थी। और अगर किसी ने जरा भी बगावत करने की कोशिश की तो उसे मिलती थी क्रॉसबार फेटर की सजा। ये करीब करीब 10 किलो की लोहे की बेड़ियां थीं जो कैदी को हफ्तों तक खड़े रहने पर मजबूर कर देती थी, जब तक कि वो पूरी तरह टूट ना जाए। और जब कोई कैदी जुल्म, भूख या बीमारी से दम तोड़ देता तो अंग्रेजी रिकॉर्ड में उसकी मौत का कारण लिखा जाता था नेचुरल डेथ, यानी प्राकृतिक मृत्यु। कितना ठंडा और क्रूर मजाक था ये। एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सच को ही दफनाया जा रहा था। लेकिन अंग्रेज एक बात शायद भूल गए थे, वो शरीर को कैद कर सकते थे, जंजीरों में जकड़ सकते थे, पर उस आजादी की भावना को नहीं जो इन क्रांतिकारियों के दिलों में जल रही थी। और यहीं से शुरू हुई प्रतिरोध की एक बिल्कुल नई कहानी। उनका हथियार बना उनका अपना शरीर। 1912 से लेकर 1937 तक इन कैदियों ने बार बार भूख हड़तालें की। ये सिर्फ खाने का बहिष्कार नहीं था, ये अपनी इंसानियत और अपने सम्मान के लिए लड़ी जा रही एक जंग थी जिसने जेल की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। पर अंग्रेजों का जवाब और भी ज्यादा वहशी था। भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों को जमीन पर पटककर उनकी नाक और मुंह में रबर की नली डालकर जबरदस्ती दूध और खाना उनके फेफड़ों तक में भर दिया जाता था। ये इलाज नहीं, ये यातना का एक और घिनौना तरीका था।
और इस जबरदस्ती के दौरान कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। उन्होंने मौत को गले लगाना मंजूर किया, लेकिन जुल्म के आगे झुकना नहीं, और उनका ये बलिदान खाली नहीं जाना था। इन बलिदानों की गूंज आखिरकार भारत तक पहुंची। देश में गुस्सा भड़क उठा और इन कैदियों की आवाज ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दे दिया, जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना ही पड़ा। 1937 तक देश का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। 1938 में ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया और 1945 आते आते इस जेल का वो स्याह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। आज वही सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक तीर्थ है। ये उन अनगिनत आत्माओं का घर है जिन्होंने हमारी आजादी की नींव में खुद को चुपचाप कुर्बान कर दिया। इसकी हर एक ईंट, हर एक सलाख आज भी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी आजादी सिर्फ नारों और भाषणों का नतीजा नहीं है। इसकी कीमत उन क्रांतिकारियों की असहनीय पीड़ा और उनकी अटूट हिम्मत से चुकाई गई है। तो सवाल ये है कि उन शहीदों का वो असाधारण बलिदान, वो तपस्या आज की पीढ़ी से क्या मांग करती है? इस आजादी को सहेजने के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं?